हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनटचेबल जो नॉवेल है मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ ये किस कोर्स के सिलेबस में है। वैसे तो अनटचेबल जिसके भी सिलेबस में है वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स करते हो। ठीक है, तो ये वैसे तो BA 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, पेपर फर्स्ट इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, उसकी यूनिट 4 है फिक्शन, उसमें ही ये टॉपिक है। ठीक है, अनटचेबल नॉवेल है मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखी हुई। तो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ इस चैप्टर पे, जिस वीडियो में हमने ऑथर के बारे में मतलब मुल्क राज आनंद जी के बारे में पढ़ा था, इसकी समरी पढ़ी थी, इस नॉवेल में क्या क्या है, किस पे स्टोरी है, ये सब हमने देखा था। फैक्ट्स देखे थे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, थीम है ना, करेक्टर हैं, तो उसकी वीडियो एक ही में ये सब करवाया है एक ही वीडियो में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, या फिर आप कहीं और से अनटचेबल चैप्टर को अच्छे से समझ लें, तभी आपके ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब आपको मैं बता देती हूँ कि वो समरी वाली वीडियो आप कहीं से भी देख लें, मतलब ज़रूरी नहीं है हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है अनटचेबल की वही देखें, किसी और चैनल से देख लें, पर समझ ज़रूर लें टॉपिक को। ठीक है, तभी आपके ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मुल्क राज आनंद बॉर्न? मुल्क राज आनंद जो है हमारे राइटर, उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है इसमें ए 1906, बी 1905, C 1908, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है 1905, आंसर बी। ठीक है, मुल्क राज आनंद जी का जन्म कब हुआ था? 1905 में। मृत्यु कब हुई थी? 2004 में, याद रखिएगा। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1905 में, और डेथ कब हुई थी? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज मुल्क राज आनंद बॉर्न? किस जगह, कहाँ हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए पेशावर, बी पंजाब, सी अमृतसर, डी नन ऑफ दीज। तो इनका जन्म हुआ था, मुल्क राज आनंद जी का पेशावर में जन्म हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में लगता है। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड आनंद गो फॉर हायर स्टडी एंड रिसर्च इन फिलोसफी? ठीक है, मतलब आनंद जी अपनी आगे की शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए थे और फिलॉसफी पर रिसर्च करने के लिए? ऑप्शन है इसमें ए अमेरिका, बी यूरोप, सी इंग्लैंड, डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा सी, इंग्लैंड गए थे। जो आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, डॉक्टरेट की उपाधि लेने के लिए कहाँ गए थे वो? इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, विच वाज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ आनंद? फर्स्ट नॉवेल बताना है, मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखी गई फर्स्ट नॉवेल का नाम क्या है? ऑप्शन है इसमें ए अनटचेबल, बी द विलेज, सी टू लीव्स एंड अ बट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए अनटचेबल जो है इनकी फर्स्ट नॉवेल है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए। ये कब पब्लिश हुई थी, इसका क्वेश्चन आगे आएगा, वो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन राइटिंग अनटचेबल ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, यानी प्रभावित हुए बाय, मतलब जब अनटचेबल ये लिख रहे थे मुल्क राज आनंद जी, तो किसके विचारों से प्रभावित हुए थे, किसके विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने ये लिखा था? ऑप्शन है इसमें ए जवाहरलाल नेहरू जी, बी महात्मा गांधी, सी राधा कृष्णन, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा बी महात्मा गांधी। ये साबरमती आश्रम में रुके थे और वहीं पर इन्होंने अनटचेबल लिखी थी। ठीक है, और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने ये नॉवेल लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ही गोट द अवार्ड ऑफ डैश इन 1967। 1967 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था, ये बताना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी वीर चक्र, डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए पद्म भूषण अवार्ड, इनको मतलब 1967 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आनंद गॉट साहित्य अकेडमिक अवार्ड इन साहित्य अकेडमिक अवार्ड इन्होंने कब मिला था? ऑप्शन है इसमें ए 1967, बी 1962, सी 1972, डी 1970। तो इसका आंसर है सी, 1972 में इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। ठीक है, और 1967 में
पद्म भूषण का अवार्ड मिला था, याद रखिएगा डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुल्क राज आनंद इज फादर। जो इनके पिता थे, ठीक है, उनका काम क्या था, वो क्या काम करते थे। ऑप्शन है इसमें ए ग्राफ्टमैन थे, बी लॉयर थे, सी डॉक्टर थे या मैनेजर थे। तो इसका आंसर होगा ए, ग्राफ्ट्समैन थे। ये हमने कल की वीडियो में अच्छे से पढ़ा था, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन आनंद। मतलब इन्फ्लुएंस, प्रभावित कौन करता है आनंद को, ठीक है, आनंद जी जो हैं उनको बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है। ऑप्शन है इसमें ए फिलोसोफर एंड पोइट मिस्टर इकबाल, बी फिलोसोफर एंड पोइट मिस्टर प्रताप, सी फिलोसोफर एंड पोइट मिस्टर ईश्वर कौर, डी फिलोसोफर एंड पोइट मिसेस रेने। तो इसका आंसर क्या होगा, ए फिलोसोफर एंड पोइट मिस्टर इकबाल हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था और खालसा कॉलेज में ये थे, तब इनकी मुलाकात हुई थी मिस्टर इकबाल से, और उन्होंने उनके विचारों ने, मिस्टर इकबाल के विचारों ने आनंद जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड आनंद मीन मिस्टर इकबाल। ये वही क्वेश्चन आ गया कि मिस्टर इकबाल से कहाँ मुलाकात हुई थी आनंद जी की। ऑप्शन है इसमें ए एट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बी एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बी एट खालसा कॉलेज अमृतसर, डी एट मौलाना कॉलेज अरब। तो इसका आंसर होगा सी, खालसा कॉलेज अमृतसर में जो है इकबाल जी से मुलाकात हुई थी आनंद जी की, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन 1925 सन 1925 में वाई डिड आनंद गो टू लंदन। वो लंदन क्यों गए थे, ये बताना है इसमें आनंद जी। ऑप्शन है इसमें ए टू अर्न द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए, बी टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, सी टू अर्न द डिग्री ऑफ लॉ के लिए, डी टू अर्न द डिग्री ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजी की डिग्री के लिए। तो इसका आंसर होगा ए टू अर्न द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट इन फिलोसफी में डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने पाई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड आनंद राइट अनटचेबल। अनटचेबल कहाँ थे जब इन्होंने, कहाँ रहकर लिखी है ये जो अनटचेबल नॉवेल है। ऑप्शन है इसमें ए एट हिज होम, मतलब अपने घर में रहकर, बी इन लंदन में रहकर, सी एट इकबाल्स होम, इकबाल के घर में रहकर, डी एट साबरमती आश्रम। तो इसका आंसर क्या होगा, डी एट साबरमती आश्रम में रहकर इन्होंने ये नॉवेल लिखी है, ठीक है। और इन किसके विचारों से प्रभावित होकर लिखी है, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर ये नॉवेल लिखी है आनंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड आनंद यानी मुल्क राज आनंद राइट हिज सेकेंड नॉवेल कुली। जब इन्होंने इनकी सेकंड नॉवेल कुली है, ठीक है, और जब इन्होंने ये लिखी थी तो वो कहाँ थे ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए इन इंग्लैंड, बी इन रशिया, सी इन इंडिया, डी इन अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ए इन इंग्लैंड में रहकर इन्होंने ये कुली जो है नॉवेल लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड आनंद रिसीव पद्म भूषण इंडियाज राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब इसमें ये पूछा है कि पद्म भूषण अवार्ड इनको कब मिला था, ये ध्यान दिएगा, कुछ नहीं है, ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें, ये इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, पहले हम कर चुके हैं। 1967 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, 1972 में सत्य अकेडमिक अवार्ड मिला था, ठीक है। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड आनंद डाई। जो आनंद है मुल्क राज आनंद, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए सितंबर 29 सितंबर 2005, बी 25 सितंबर 2004, सी 29 सितंबर 2004, डी 26 सितंबर 2005। तो 15 का हमारा आंसर है सी, 29 सितंबर 2004 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 29 सितंबर 2004 को। ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ठीक है। 29 सितंबर 2004 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 1905, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु इज इनोसेंटली लवेबल एंड डिग्निफाइड इन अनटचेबल। अनटचेबल में जो अनटचेबल नॉवेल है उसमें कौन डिग्निफाइड और लवेबल, मतलब प्यारा कौन है और प्रतिष्ठित कौन है, ये बताना है इसमें। तो बाखा जो है
बाखा मेन करेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवेल का, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब लवेबल है, मतलब प्यारा है और स्वीट है और प्रतिष्ठित भी है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन हिज नॉवेल आनंद मेनली डील्स विद, इसमें ये नॉवेल है, ये इसकी थीम क्या है? ये इसमें जो आनंद जी हैं वो किसके बारे में इसमें दिखाया गया है? ऑप्शन है इसमें ए अपर क्लास के बारे में, बी अपर मिडिल क्लास के बारे में, क्लास की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, सी मिडिल क्लास के बारे में, डी लोअर क्लास के बारे में। तो आंसर होगा इसका डी, लोअर क्लास के बारे में इस नॉवेल में दिखाया गया है, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है अपर क्लास के द्वारा, मतलब अपर क्लास के लोगों के द्वारा कितना ज़्यादा बुरा माना जाता है उनको, ठीक है। इस टाइप से इसमें बताया गया है। तो आंसर होगा इसका डी, लोअर क्लास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, किसने प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की स्थापना की है, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए मुल्कराज आनंद, बी इकबाल, सी वर्ष, डी एलियट। तो इसका आंसर होगा ए, मुल्कराज आनंद जी ने जो है प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की स्थापना की, किसके लिए? इंडियन राइटर्स के लिए। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सोहिनी इज द सिस्टर ऑफ विच करेक्टर, जो सोहिनी करेक्टर है हमारा नॉवेल में, आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने कल वाली वीडियो देखी थी कि जो सोहिनी है वो किसकी बहन है। ऑप्शन है इसमें ए रामचरण की, बी लालू की, सी बाखा की, डी छोटा की। तो इसका आंसर होगा सी, बाखा और राखा। एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि राखा हो, बाखा राखा और सोहिनी ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। बाखा सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद राखा है, उसके बाद सोहिनी है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज लाखा, लाखा कौन है ये बताना है। तो लाखा जो है ना बाखा का पिता है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए, बाखा फादर, बाखा का पिता है लाखा, ठीक है। और बाखा का भाई है राखा। नेम्स थोड़े सेम है तो याद रखिएगा, लाखा जो है पिता है बाखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु वाज द जमादार ऑफ द स्वीपर्स, जमादार ऑफ द स्वीपर्स भी आ सकता है, हेड ऑफ द स्वीपर भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब इन्होंने पूछा है कि जमादार ऑफ स्वीपर, झाड़ू लगाने वाले जो होते हैं उनका जमादार मतलब जो लीडर कैसा, हेड कौन है ये बताना है, ठीक है। जमादार स्वीपर्स का हेड होता है जो उन्हें काम बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ए रामचरण है, बी बाखा, सी जॉन, डी लाखा। तो आंसर होगा इसका डी लाखा, जो बाखा के पिता हैं लाखा वो जमादार ऑफ द स्वीपर, ठीक है। स्वीपर्स के जमादार हैं और मतलब हेड हैं, ठीक है। हेड ऑफ द स्वीपर भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन बाखा एंड रामचरण सिस्टर, जो बाखा है और उसका फ्रेंड है रामचरण उसकी सिस्टर और बाखा के बीच किस टाइप के रिलेशन थे, संबंध थे। ए ऑप्शन है इसमें ब्रदर एंड सिस्टर, बी लवर एंड बिलव्ड, सी फादर एंड डॉटर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बी, लवर एंड बिलव्ड के रिलेशन थे इन दोनों के बीच, रामचरण की सिस्टर और बाखा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हु वाज राखा, राखा कौन है। ऑप्शन है इसमें ए बाखास ब्रदर, बी बाखास सन, सी लाखास ब्रदर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बाखा का भाई है राखा, ठीक है। बाखा, राखा और सुहानी ये भाई बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हु वाज अ विलन इन मुल्कराज आनंद अनटचेबल, विलन कौन है, विलन कौन है इस जो नॉवेल है इसमें विलन की तरह किसको दिखाया गया है। ऑप्शन है इसमें ए महात्मा गांधी को, बी बाखा को, बाखा तो हीरो है प्रोटोगोनिस्ट है, सी पंडित कालीनाथ को, डी नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा सी, पंडित कालीनाथ जो हैं बाखा की सिस्टर के साथ बदतमीजी करते हैं, इनको एक विलन की तरह दिखाया गया है इस नॉवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इकबाल नाथ सरशर वाज, जो इकबाल नाथ सरशर लास्ट में आए थे, जब आपने नॉवेल पढ़ी होगी तो उसमें महात्मा गांधी जी ने स्पीच दी थी, तो उस स्पीच की चर्चा कर रहे थे दो लोग, एक पोइट था और एक लॉयर था। तो पोइट जो था वो था सरशार, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, जो सरशार है वो एक पोइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन सोहिनी एंड लाखा, सोहिनी और लाखा के बीच किस टाइप के रिलेशन थे। सोहिनी कौन है? बाखा की बहन है, जो मेन करेक्टर है उसकी बहन है। लाखा बाखा का पिता है,
तो लाखा, ये लाखा की बेटी हुई ना सोहिनी, तो किस किस फादर एंड डॉटर के रिलेशन हुए इन दोनों के बीच? आंसर होगा सी, पिता है, सोहिनी का पिता है लाखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज वजीरो? वजीरो कौन है? ऑप्शन है इसमें ए मुस्लिम वुमेन, बी हिंदू वुमेन, सी क्रिश्चियन वुमेन, डी नन ऑफ दिस। तो वजीरो है मुस्लिम वुमेन, आंसर है इसका ए मुस्लिम वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द अलोन मुस्लिम वुमेन करेक्टर इन द नॉवेल? एक इकलौता करेक्टर है इस नॉवेल में एक मुस्लिम औरत का, वो कौन सा है? ऑप्शन है इसमें ए सोहनी, बी गुलाबो, सी मैरी, डी वजीरो। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वजीरो का जो है एक करेक्टर है इस नॉवेल में, ठीक है, मुस्लिम वुमेन है एक, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज वजीरोज हस्बैंड? वजीरों के जो हस्बैंड थे वो क्या करते थे? ऑप्शन है इसमें ए स्वीपर थे, बी कंडक्टर थे, सी वेवर थे, जो बुनाई करते हैं वेवर वो थे, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सी, वेवर थे वो, आंसर क्या होगा? वजीरों के हस्बैंड कौन थे? वेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द प्लेमेट ऑफ बाखा? बाखा के जो दोस्त थे उनका नाम बताना है, ठीक है। प्लेमेट भी आ सकता है, फ्रेंड्स भी आ सकता है, जिनके साथ वो खेला करता था। ऑप्शन है इसमें ए बशीर एंड राखा, बी राखा एंड लाखा, सी लाखा एंड बशीर, डी छोटा एंड रामचरत। तो इसका आंसर क्या होगा? डी छोटा एंड रामचरत जो है बाखा के फ्रेंड थे, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द विकट करेक्टर? विकट मीन्स होता है दुष्ट, बुरा, ठीक है, बुरा करेक्टर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है इसमें ए कॉलोनल, बी सोहिनी, डी सी पंडित कालीनाथ, डी नन ऑफ दीस। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है सी पंडित कालीनाथ एक बुरा करेक्टर है इस पोएम, वो सॉरी इस नॉवेल का एक बहुत बुरा करेक्टर है पंडित कालीनाथ, क्योंकि उसकी गंदी नज़रें थी सोहिनी पर, ठीक है। तो ये एक विलेन की तरह भी है और एक बुरा करेक्टर है इस नॉवेल का, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द रिलेशंस बिटवीन राखास एंड बाखा? राखा और बाखा के क्या रिलेशन थे? तो राखा और बाखा भाई भाई थे, मैंने आपको पहले ही बताया, राखा बाखा और सोहिनी भाई बहन है, कई बार बता चुकी हूँ। तो आंसर होगा इसका बी, ब्रदर एंड ब्रदर के रिलेशन है इन दोनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हु इज बाखा? ऑप्शन है इसमें ए द सन ऑफ स्वीपर, बी द सन ऑफ मनी लियंडर, सी द सन ऑफ प्रिस्ट मतलब पुजारी का बेटा, डी द सन ऑफ वॉशरमैन। तो इसका आंसर होगा बाखा जो है एक स्वीपर का बेटा है, स्वीपर का नाम क्या है? लाखा, ठीक है, स्वीपर झाड़ू पोछा साफ सफाई करने वाले लोग, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, हु कीप्स ऑन अब्यूजिंग बाखा? बाखा को कौन गाली देता था? ठीक है, तो उसके पिता उसको बहुत गाली देते थे क्योंकि वो एक लेजी इंसान थे और बाखा और उसके बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे, ठीक है, बाप बेटे के बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो वो जो उसके पिता थे बाखा के, वो उसको हमेशा गाली कर देते रहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? हिज फादर। हु कीप्स ऑन अब्यूजिंग बाखा? हिज फादर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट प्रॉमिस डज चरस सिंह मेक टू बाखा? तो चरस सिंह हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही देखा था, चरस सिंह मतलब एक अच्छा इंसान है, अपर क्लास से बिलोंग करता है पर फिर भी वो अच्छा इंसान है ना। इसमें दिखाया गया कि सारे लोग अपर क्लास के बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो चरस सिंह जो है वो बाखा को प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक हॉकी गिफ्ट देगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? सी होगा, टू गिव हिम अ हॉकी स्टिक, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, हु इज गुलाबो? गुलाबो कौन है? ऑप्शन है इसमें अ वॉशर वुमेन, बी द मदर ऑफ रामचरण, सी द मदर ऑफ बाखास फ्रेंड, डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो आंसर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। एक जो गुलाबो है एक वॉशर वुमेन भी है, साथ साथ वो जो है रामचरण की माँ है और रामचरण बाखा का दोस्त है। तो द मदर ऑफ बाखास फ्रेंड, वो बाखा की फ्रेंड की भी माँ हुई, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर वाले सभी ही इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वाई डिड गुलाबो? यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, वाई डिड गुलाबो वी टू हैव जेलस विद सोहिनी? जो गुलाबो है वो सोहिनी से क्यों जेलस होती है, क्यों ईर्ष्या करती है, मतलब जलती है?
तो जो गुलाबो है ना वो एक अधेड़ उम्र की लेडी है और सोहिनी जो है यंग गर्ल है और सोहिनी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इस वजह से ये उससे जेलस फील करती है गुलाबो, बिकॉज सोहिनी वाज मोर ब्यूटीफुल यंग एंड चार्मिंग देन गुलाबो, ठीक है। तो आंसर इसका यही होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु एग्रीड टू गिव वाटर टू द आउटकास्ट फ्रॉम द वेल। इसका मतलब क्या हुआ, आउटकास्ट मतलब वो लोग जो जाति से बाहर माने जाते थे। पहले के ज़माने में जाति सिस्टम मतलब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, तो लोअर कास्ट के लोगों को बहुत अछूत की तरह मतलब बिहेव किया जाता था। उनके अपर क्लास वाले लोगों को टच करने से ये समझा जाता था, मतलब जो अगर लोअर क्लास के लोग अपर क्लास के लोगों को टच कर लेते थे तो ये माना जाता था कि हम आशुद्ध हो गए। अपर क्लास के लोग मानते थे कि हम आशुद्ध हो गए, बहुत पाप मानते थे। तो इस टाइप से जो आउटकास्ट मतलब जो जाति से बाहर मानते थे उन लोगों को, ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, तो उन्हीं के बारे में कहा गया है कि और ये भी होता था कि जो अछूत लोग होते थे उनको कुएं में से पानी नहीं लेने देते थे। पानी कैसे लिया जाता था, एक अपर क्लास का कोई व्यक्ति वहाँ पर कुएं के पास खड़ा होगा, वो पानी निकालेगा, कुएं में से पानी निकालेगा, उसके बाद वो सबको बांटेगा जो नीची कास्ट के लोग होंगे, ठीक है, लोअर कास्ट के लोग होंगे। तो इस टाइप से पानी को टच नहीं करने देते थे कुएं के, मानते थे कि वो अशुद्ध हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो ऐसा तो यही पूछा गया इसमें कि कौन तैयार हो गया था कुएं में से पानी निकालकर लोगों को देने के लिए। ऑप्शन है इसमें ए पंडित कालीनाथ, बी रामानंद, सी चरत सिंह, डी रामचरण। तो इसका आंसर होगा ए पंडित कालीनाथ जो हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और वही राजी हो गए थे पानी कुएं से निकाल के मतलब जो आउटकास्ट लोग हैं उनको देने के लिए, ठीक है। और अगर आपने इसको अच्छे से मेरी नॉवेल की पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई डिड पंडित कालीनाथ एग्री टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम आउटकास्ट। मतलब जो पंडित कालीनाथ हैं वो कुएं में से पानी निकालने के लिए, बाहरी जातियों के लिए कुएं में से पानी निकालने के लिए क्यों सहमत हो गए थे, उनका क्या फ़ायदा था इसमें जो वो राज़ी हो गए थे पानी निकालने के लिए कुएं में से सबके लिए, वो भी। ऑप्शन है इसमें ए बिकॉज ही वॉज काइंड हार्टेड, क्योंकि वो दयालु थे, बी बिकॉज ही डिड नॉट यूज टू बिलीव इन कास्ट, या फिर वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, जातिवादी वगैरह को नहीं मानते थे, सी बिकॉज ही वॉज ऑफर्ड मनी फॉर दिस, या फिर उन्हें पैसे दिए जाते थे कुएं में पानी निकालने के लिए, डी बिकॉज दिस एक्सरसाइज वॉज गुड फॉर हिज हेल्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। मतलब जो पानी कुएं से निकालते थे तो वो उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी और उनके हेल्थ के लिए ही अच्छा था, ठीक है। तो वो पानी निकाल दिया करते थे क्योंकि उनको एक डिसीज़ थी, एक बीमारी थी, ठीक है, जिस वजह से उन्हें एक्सरसाइज करना होती थी, इस वजह से वो कुएं में से पानी निकालते थे। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम विच डिसीज वाज पंडित कालीनाथ सफरिंग। जो पंडित कालीनाथ हैं वो किस बीमारी से मतलब क्या बीमारी थी उनको, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए क्रॉनिक पाइल्स, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस, डी फीवर। तो इसका आंसर होगा सी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस, यानी पुराना कब्ज, इन्हें कब्ज की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, Why did पंडित कालीनाथ give water to सोहनी even when other people were also there। मतलब वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी कुएं के आगे पानी लेने वालों के लिए, पर पंडित कालीनाथ ने क्या करा, सोहनी को आगे बुलाया और उसको पहले पानी दिया। ऐसा उसने क्यों किया, पंडित कालीनाथ ने ऐसा क्यों किया। ऑप्शन है इसमें ए बिकॉज ही कंसीडर्ड सोहनी एज हिज डॉटर, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह सोहनी को मानता था, बी बिकॉज सोहनी वाज इज इन हरी, सी बिकॉज सोहनी वाज सिटिंग क्वेटी, डी बिकॉज ही हैड एन इविल आई ऑन सोहनी। तो इसका आंसर होगा डी बिकॉज ही हैड एन इविल आई, बुरी नज़रें थीं सोहनी पर, उसकी गंदी नज़रें थीं, इसलिए पंडित कालीनाथ ने पहले उसको बुलाया। वो उसकी ब्यूटी से अट्रैक्टिव हो गए थे उसकी ओर, ठीक है। तो उनकी गंदी नज़रें सोहनी पर थीं, इसलिए सोहनी को उन्होंने पहले बुलाया पानी देने के लिए। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, What did पंडित कालीनाथ से टू सोहनी विल गिविंग वाटर। जब सोहनी को पानी दिया पंडित कालीनाथ ने, तो उससे क्या कहा, सोहनी से क्या कहा पंडित कालीनाथ ने। तो ऑप्शन इसमें ए टू गिव वाटर टू अदर्स,
बी टू क्लीन हिज कॉर्टयार्ड, मतलब कॉर्टयार्ड मतलब हॉल, मतलब कह सकते हैं आंगन कह सकते हैं, ऑफ हिज हाउस एंड टेम्पल, घर का और टेम्पल का, पंडित कालीनाथ के। सी मतलब सफाई करने को कहा हाँ घर में और मंदिर के कॉर्टयार्ड को। सी शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। डी टू कम विद हर फादर इन द टेम्पल, या फिर उन्होंने उसको अपने पिता के साथ बुलाया। तो इसका आंसर होगा बी। सोहनी को अपने पास बुलाया, मतलब पानी लेने के लिए जब वो पानी दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल तुम आकर मेरे मंदिर और घर की सफाई कर देना, ठीक है। और सोहनी मान भी गई क्योंकि उसका तो यही काम था, स्वीपर का काम था साफ सफाई करने का, तो उसे पता नहीं था कि पंडित जी की गंदी नज़रें उस पर हैं, तो वो मान गई और चली गई थी मंदिर और उसके घर पर सफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट हैपेंड व्हेन बाखा वाज वॉकिंग ऑन द रोड विल हैविंग जलेबी। जब बाखा जलेबी खा रहा था और रोड पर जलेबी खा रहा था तो क्या हुआ, क्या घटना घटी। ऑप्शन है इसमें ए, ही हिट एन ओल्ड मैन को हिट किया। बी, ही टच्ड एन अपर कास्ट मैन ऑन द रोड। सी, मतलब अपर कास्ट के जो अपर कास्ट के लोग, बाखा लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, ठीक है, और अपर कास्ट के किसी आदमी से वो टच हो गया था। सी, ही गेव हिज जलेबीज टू अ बेगर। डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बी, ही टच एन अपर कास्ट मैन ऑन द रोड। वो गलती से, मतलब अपर कास्ट का जो व्यक्ति था वो खुद उसकी गलती थी और वो टकरा गया था बाघा से, ठीक है। तो वो टच हो गया था और वो खुद चिल्लाने लगा कि मुझे आशुत कर दिया, आशुत कर दिया, बाघा ने मुझे आशुत कर दिया, और भीड़ इकट्ठा कर ली थी उसने, ठीक है। तो ये स्टोरी में हुआ था, तो आंसर इसका क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वाई वाज बाखा अट्रैक्ट टू क्रिश्चियनिटी। जो बाखा है वो ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था बीच में, ठीक है, पर कुछ टाइम बाद पर वो क्यों अट्रैक्टिव हुआ था ये पूछा है इन्होंने, कि क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म में उसको ऐसी क्या खासियत दिखी थी जो वो अट्रैक्ट हो गया था उस धर्म की ओर। ऑप्शन है इसमें ए, बिकॉज ही लाइक चर्च, उसे चर्च पसंद था। बी, बिकॉज ही लव टू डू प्रेयर लाइक क्रिश्चियन, उसे ईसाई लोगों की तरह प्रेयर करना पसंद था। सी, बिकॉज देयर वाज अ इक्वलिटी टू ऑल इन क्रिश्चियनिटी, या फिर ईसाई धर्म में इक्वलिटी समानता है, मतलब भेदभाव नहीं किया जाता है ऊंची जाति नीची जाति का, इस वजह से। डी, बिकॉज ही लाइक्ड क्लोनल हैचिजन, ये एक वो थी लेडी इस नॉवेल में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। वो जो है बाखा समझता था कि क्रिश्चियनिटी ईसाई लोगों में ऐसा जाति वगैरह का सिस्टम नहीं है और ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए वो क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म को पसंद करता था। पर आगे चलकर उसे पता चला कि इस धर्म में भी रंग का भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो वो उसको नहीं अपनाया। पहले वो सोचा था कि मैं ईसाई धर्म अपना लूँगा, पर बाद में उसे पता चला कि इस धर्म में भी रंग भेद किया जाता है, तो उसने नहीं अपनाया, ठीक है। आंसर होगा इसका सी, बिकॉज देयर वाज इक्वलिटी टू ऑल इन क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वो अट्रैक्ट इसलिए था क्योंकि वो समझता था ईसाई धर्म में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द नेम ऑफ बाखास टाउन। बाखा के टाउन का क्या नाम था। तो आपको अच्छे से पता होगा, जो नॉवेल है उसकी सेटिंग थी बुलाशाह, ठीक है, बुलाशाह। आंसर होगा सी, बुलाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वाई डज बाखा लव यूरोपियन क्लोथिंग। जो बाखा जो था ना वो यूरोपियन क्लोथिंग, मतलब अंग्रेज़ों की तरह रहना, अपना जीवन बिताना, मतलब उनके तरह कपड़े पहनना पसंद करता था, ठीक है। वो ऐसा क्यों करता होगा, उनकी तरह कपड़े पहनना वो क्यों पसंद करता था अंग्रेज़ों की तरह। तो उसका मानना था बाखा का कि अगर मैं उनकी तरह कपड़े पहनूंगा तो मैं भी एक साहब बन जाऊंगा, ठीक है। तो ही थिंक्स वेयरिंग इट मेक्स हिम अ साहिब टू। वो समझता था कि उनकी तरह कपड़े पहनना मुझे भी साहब बना देगा, ठीक है। इस वजह से वो यूरोपियन क्लोथिंग पसंद थी उसको। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल का मेन कैरेक्टर यानी प्रोटोगोनिस्ट कौन है। ऑप्शन है इसमें ए बाखा, बी राखा, सी लाखा, डी सोहनी। तो इसका आंसर होगा ए बाखा। और अगर ये पूछा जाए कि हीरोइन कौन है तो सोहिनी को हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी रोल रहा है तो सोहिनी को हम हीरोइन बोल सकते हैं। आंसर होगा इसका ए। बाखा जो है प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48,
What illness does लाखा फेक टू गेट आउट ऑफ हिज स्वीपर ड्यूटीज। जो लाखा है, बाखा का पिता, वो एक बहाना बनाता है अपनी जॉब पर ना जाने के लिए। वो बहाना बनाता है अपने बेटे के सामने कि मैं बीमार हूँ, बीमारी का बहाना बनाता है। तो वो किस बीमारी का बहाना बनाता है? तो वो बनाता है अ पेन इन हिज साइड। वो कहता है कि मेरे साइड में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं अपनी ड्यूटी पे नहीं जा पाऊंगा। बाखा तुम ही मेरी ड्यूटी पे चले जाओ मेरे जगह। इस टाइप से वो बहाना बनाता है, क्योंकि लाखा जो है, बाखा का पिता, वो बहुत आलसी इंसान है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी। किसका बहाना बनाता है? अ पेन इन हिज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। हु वाज चरण? चरण कौन है? ऑप्शन है इसमें जो रामचरण होगा, यहाँ पर पूरा फुल नेम भी आ सकता है, सिर्फ चरण भी आ सकता है। तो ऑप्शन है इसमें ए आ लेदर वर्कर सन, बी आ वॉशरमैन सन, सी आ स्वीपर सन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारा बी आ वॉशरमैन सन। जो चरण था वो एक वॉशरमैन का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। चरत सिंह, जो चरत सिंह था, ठीक है, हवलदार चरत सिंह, आपने नाम पढ़ा होगा करेक्टर में, हवलदार चरत सिंह। तो वो कौन था? सीधी बात है कि मैंने बोल ही दिया है, हवलदार चरत सिंह। आंसर होगा इसका बी। ठीक है, हवलदार था ब्रिटिश सेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। हवलदार चरण सिंह वाज अ फेमस डैश प्लेयर। जो हवलदार चरण सिंह है, वो किस चीज़ का प्लेयर, खिलाड़ी था? आंसर है इसका सी, हॉकी का खिलाड़ी था। ठीक है, और उसने प्रॉमिस भी किया था बाखा को हॉकी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हु वाज गुलाबो? गुलाबो कौन है? ऑप्शन है इसमें ए आ लेदर वर्कर्स वाइफ, बी आ स्वीपर, सी आ वॉशर वुमेन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा 52 का सी, आ वॉशर वुमेन है जो गुलाबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हु कॉल्स बाखा द सन ऑफ अ पिग? द सन ऑफ अ पिग करके गाली कौन देता है लाखा को? तो उसके फादर, उसके खुद के फादर उसको बहुत ज़्यादा गाली वगैरह देते थे। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, हिज फादर। कौन कहता है द सन ऑफ अ पिग बाखा को? उसके खुद के पिता। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। व्हेन वाज अनटचेबल पब्लिश्ड? अनटचेबल जो है पब्लिश्ड कब हुई थी? ठीक है, प्रकाशित कब हुई थी? आंसर है इसका 1935 में ये पब्लिश हुई थी। कब हुई थी? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1935 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। और मैंने आपको ये क्वेश्चंस तो करवा ही दिए हैं, पर साथ में अगर आपने समरी पढ़ी होगी ना, तो कहीं से भी क्वेश्चंस अगर आ जाता है तो आप इजीली कर दोगे। तो इसलिए प्लीज़ समरी देख लेना, आप चाहे कहीं से भी देखना, पर देख ज़रूर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मैं यही मानूंगी कि आपने समरी की वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखी होगी। ठीक है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लिएगा, आपका ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए ही। और साथ साथ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है BA 6 सेमेस्टर की MCQ की अलग, और जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और इसकी PDF जो है आंसर की के साथ साथ इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। और साथ साथ आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं @ लगा के लर्न विद यूपी गर्ल, वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी ईजिली। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वैसे तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं करा है तो प्लीज़ कर लिएगा। ठीक है, और साथ साथ वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दिएगा। लाइक करने से वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पर मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ आपने कुछ लाइक करा है ना, इतना तो बनता ही है। और साथ साथ कमेंट्स भी कर दिएगा, और शेयर तो ज़रूरी कर दिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि अगर आपका भला हो रहा है तो उनका भी भला होना ही चाहिए। ठीक है, और टेलीग्राम पर ऐड हो जाइएगा ताकि आपको PDF मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।